मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आपके लिए आज एक बेहतरीन क्लास होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीआरपीएफ के एससीजीडी एलडीसी एग्ज़ाम 2019 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया था 26 दिसंबर 2021 को। ठीक है, इसके हमने प्रश्न लिया है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये प्रश्न क्या हो चुका है, वायरल। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि जो हमारे मेहनती लोग हैं, जवान हैं, जिन्होंने मेहनत किया, वो क्या होता है, मेहनत पे पानी फिर जाता है। ठीक है, लेकिन अब जहां से भी ये प्रश्न वायरल हुए हैं, कई सेट वायरल हुए हैं, तो इन्हीं सेट में से हमारे पास भी दो सेट आया हुआ था, सेट ए और सेट सी। ठीक है, तो हम जो आज प्रश्न कराएंगे आपको रीजनिंग के प्रश्न कराएंगे हम आपको, और ये है आपके सेट ए। ठीक है, रीजनिंग में आपके जो प्रश्न टोटल पूछे गए थे, लगभग 39 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे गए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कैंडिडेट को इसमें 45% और 40% पास करना होता है, जर्नल और ओबीसी के लिए। ठीक है, और ये है आपके एससी और एसटी के लिए 40% चाहिए। ठीक है, सारे पार्ट में। ठीक, अगर हम आपको पार्ट 1 का बात करें, यानी भाग 1 यानी पार्ट ए, तो इसमें 60 प्रश्न पूछे गए और इसका अगर 45% आप निकालते हैं तो 27 होता है। तो आपको कुल मिलाकर पार्ट ए में 27 नंबर लाना है पास होने के लिए, जर्नल और ओबीसी के लिए। और उसी प्रकार से 60 का आपको 40% अगर करेंगे, जो एससी एसटी है, इसे कितना नंबर लाना है, 27 नंबर लाना है। ठीक है, 45%। और एससी और एसटी को कितना लाना है पास होने के लिए, 24 नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसमें कि इस बार जो आपके प्रश्न पत्र थे वो आपके रैंक के हिसाब से, यानी एससीजीडी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, ना पैटर्न फॉलो किया गया, ना पैटर्न को फॉलो किया गया, और इसमें जो हिंदी के प्रश्न थे वो गूगल ट्रांसलेट किया गया था। तो ऐसे करने से उलूल जलूल जो है आपके हिंदी में, अब देखेंगे गौर से प्रश्न पत्र को कि उलूल जुलूल शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे जो समझ से परे है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों किया, कैसे प्रश्न पत्र बनाया, वो बनाने वाले ही जाने। लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि भद्दा मजाक इस बार आपके साथ हुआ। जो लेवल था क्वेश्चन का, वो अच्छा खासा लेवल जो है कि आपके अप थे। जो जर्नल कंपटीशन होते हैं, अगर बात करें एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, तो इस लेवल के प्रश्न आपको दिए गए। जो आज तक जो भी एलडीसी में पूछे गए, एससीजीडी में पैटर्न फॉलो किया गया और प्रश्न के लेवल जो थे बहुत अच्छे थे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया था। लेकिन इस बार जो है बड़ी अजीब तरह की चीजें देखने को मिला। खैर, बात की बात है, इस पर हमें तो लगता है कि 2016 में जो एसआईजीडी एलडीसी का हाल हुआ था, वही हाल इनका भी होने वाला है। आप सभी को पता है कि एसआईजीडी एलडीसी 2016 सीआरपीएफ कोर्ट में चला गया था ये एग्जाम, और ये इनका भी हाल हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और एक तो पैटर्न सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया और क्वेश्चन को टफ बना दिया गया है ना। खैर छोड़िए, हम लोग आज बात करने वाले हैं टोटल 39 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए हैं। कितना, 39। और इसमें अगर थोड़ा कहें कि हार्ड वाला या घुमा फिरा के पूछने वाले क्वेश्चन है तो लगभग
10 से 11 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है। यानी आप 27 से 28 क्वेश्चन आराम से यहाँ पर आप बना सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, टाइम किलिंग था क्वेश्चन। खैर छोड़िए, बात की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट 1 में रीजनिंग के जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उस पर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको सही ढंग से नहीं दिखे, लेकिन ये वायरल हुआ है तो सभी के पास पहुंच चुका है, तो आपके पास भी होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। हमने भी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले रखा है, हमारे पास हार्ड कॉपी है, अपने प्रिंट आउट जो लिया है हमने हार्ड कॉपी, वहीं पर मैं प्रश्न को पढ़ूंगा। हालांकि हम यहाँ अभी पढ़ा रहे हैं डेस्कटॉप के थ्रू, तो हम तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन को देख पा रहे हैं और आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं। किसी को पढ़ने में परेशानी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा हमारे नंबर पर, मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये क्या है, घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए सेट डी, मैं सेट ए बोल रहा था, यहाँ भी ए लिख रखा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सेट डी है जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्या है ये? सेट डी है, तो आप सेट डी समझें, है ना। और पार्ट ए, जिससे हमने बताया कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, देयर आर 7 गिवन लेटर्स ए वाई ई आर एस पी एंड एल विच आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with facing north direction. There are 3 letters between the S and E. There is only 1 letter between E and A. R is immediate left of S. Y is immediate left of E. P and L are adjacent to each other. L is not adjacent to R. दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि हमारा प्रश्न भी गलत हो जाए, है ना। अजीब अजीब तरह से यहाँ पे हिंदी देखने को मिल रहे हैं ना। तो चलिए हम दोनों को पढ़ेंगे, जहाँ हिंदी को भी पढ़ेंगे और जहाँ हमें प्रॉब्लम होगा हम इंग्लिश में जाके समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक तो इंग्लिश सबके ही होते हैं, थोड़ा जो कि पढ़ के उनके कह सकते हैं कि भाव को आप समझ सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 अक्षर दिए गए हैं ना, ए वाई ई आर एस पी और एल, और ये इनके जो माउथ यानी जो मुंह है, इनके सारे उत्तर दिशा में है और एक पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, बैठे हुए, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे, यहां से चलेंगे, ठीक है, एस के तरफ से, है ना। एस और ई के बीच 3 अक्षर है, एस और ई के बीच 3 अक्षर है, तो जहां भी एस होगा, ठीक है, क्लियर, और ई जहां भी होगा, इसके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अभी कौन है ये क्लियर नहीं है, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां हम बिठाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में कह रहा है कि एस और ई के बीच 3 अक्षर हैं, ठीक है। हमने 3 दे दिया, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि वो 3 अक्षर कौन है, ठीक है। ई और ए के बीच केवल 1 अक्षर है, ई और ए के बीच कितने अक्षर हैं? ई और ए के बीच केवल 1 अक्षर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्लियर है। अब कह रहा है कि एस के, यहां से में कुछ समझ में नहीं आया तो आगे हम बढ़ेंगे। एस के ठीक बाएं आर है, तो एस यहां पर एस, और आपको मैंने पहले क्लास में भी बताया था, इस तरह के प्रश्न हमने करवाया है कि ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। यानी किसी भी लेटर का एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी लेटर का बायां या दायां, यानी लेफ्ट या राइट नहीं होता है। जो आपका ना बायां दायां है, मतलब खुद का जो बायां दायां होता है, वही लेटर का बायां दायां हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट हो गया। तो कह रहा है कि एस के लेफ्ट तरफ, तो एस का लेफ्ट तरफ किस होगा? आपके बाएं हाथ की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ क्या है? कह रहा है कि एस के ठीक बाएं आर है, तो जाहिर सी बात है कि आर हमारा यहां पे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है ई के ठीक बाएं वाई है, तो ई यहां पे है, ई का बायां इस तरफ हो गया, इस तरफ, तो वाई है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे वाई आएगा। क्लियर है। और कह रहा है यहां पर आगे पढ़ते हैं हम लोग, पी और एल एक दूसरे के निकट हैं। पी और एल एक दूसरे के निकट हैं, तो कहां पर हम पी और एल को डाल सकते हैं? टोटल कितने हैं? 7 है हमारे पास, है ना। टोटल कितने हैं? 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पे हो सकता है आ जाए, यह है 7 लोग हो गए।
अब दोनों जब यहां पे कह रहा है कि P और L एक दूसरे के निकट है, तो दो जगह जहां खाली होगा वहीं पे P और L आएगा, तो P और L को हम यहां पे डाल सकते हैं, P और L को, ठीक है, क्योंकि यहां तो एक ही जगह खाली है। क्लियर है? अब देखिए E और A के बीच केवल एक अक्षर बता रहे थे, तो एक चीज आप मुझे बताइए, हमने प्रॉपर तरीके से चला हिंदी को पढ़ते हुए, सारे अक्षर हमने 6 अक्षर डाल दिया, बचा ए ही है, तो ए कहां पे डालेंगे? अपने मन से यहां पे डाल दीजिए, क्योंकि यहां से जब आप पढ़ते हैं ई और ए के बीच केवल एक अक्षर है, तो ई और ए के बीच में कोई अक्षर है ही नहीं, समझ रहे? तो यहां पे हमारा क्या हुआ, अभी हमने प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बना लिया। अगर हम यहां पे एक बार लिख देते हैं तो हमारा क्या बना, आर एस पी एल वाई ई और ए। ये जो प्रश्न में कह रहा था इसके अकॉर्डिंग हमने सजा लिया, डायग्राम को बना लिया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। एक में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम छोर पर है, तो अंतिम छोर पे एक आर है और एक ए है, तो जहां जिस भी ऑप्शन में आर ए मिलेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डी है ये यहां पे आपको ए आर देखने के लिए मिल रहा है ना, यानी ए आर पहला का होगा और ये आर कहां पे मिल रहा है, डी में, तो पहले का आंसर हमारे पास आ गया डी। दूसरे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी यहां पर है और पी के दायां इस तरफ है, तो इस तरफ कौन बैठा हुआ है, एल, तो यहां पे 2 नंबर क्या होगा आंसर में, एल, और एल है कहां पर, तो एल लिखा हुआ है आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर को हम देख लेते हैं, यहां पर है ना, तीसरे नंबर में लिखा है कि ई के निकट कौन सा अक्षर है, ई के निकट कौन सा अक्षर है, तो ई के निकट कौन सा अक्षर है, एक ए है एक वाई है, तो अब यहां पे ढूंढिए ई के निकट ए तो दिया ही, ए दिया है, लेकिन ए के साथ कौन सा अक्षर आना चाहिए, हमारे समझ से वाई आना चाहिए, यानी आंसर में क्या होना चाहिए, ई और वाई, ये चीज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ई के निकट, तो ई के निकट का मतलब क्या होगा, ई के बाएं तरफ और ई के दाएं तरफ, तो ई के बाएं और दाएं क्या है, ई के बाएं, सॉरी ई के बाएं और दाएं है वाई और ए, तो यहां पे हम ऑप्शन में देखते हैं 3 में वाई और ए है या नहीं है, तो वाई और ए है नहीं। ठीक है, क्या है, वाई और ए नहीं है, एक ही अक्षर मिल रहा है हमें, है ना, ये अगर हम वाई को लेते हैं तो वाई के साथ एल है, ए को लेते हैं तो यहां पर एस है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पे जो एल वाई है आपको इस प्रकार से ही बनाना पड़ेगा जिस प्रकार से इन्होंने बनाया है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए था मेरे समझ से, वाई ई या ए वाई होना चाहिए, ई के आसपास में, है ना, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन में नहीं दिया है, एल वाई दिया है, तो हम करेक्ट आंसर यहां पे क्या मानेंगे, एल वाई। ठीक है, क्या, एल वाई या वाई एल, तो ये किस में है, तो बी में है, तो ये आपका तीसरे का बी हो गया, यानी 1 से लेकर 3 तक हमने जो सोल्व किया, 1 से 3 तक में क्या हो गया, 1 का डी, 2 का बी और 3 का बी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इजी प्रश्न था। क्लियर है, ये भी आपके इजी है, कहां थोड़ा सा टफ लगा होगा, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जितनी भी होटलें दिए हुए हैं सबके टोटल नंबर, तो कितने उन्होंने सामग्रियां, पूरे जो भी सामग्रियां इनके पास है टोटल कितने खर्च किए हैं, ये चीज को हम एक बार जोड़ लेते हैं ना। तो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, यानी जैसे ए का हम बात करें तो 480, 434, 436, 120, 68, 800 और 756, सभी को हम क्या करेंगे, सभी को हम कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, आप कैलकुलेटर, मोबाइल फोन के कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए के जो टोटल सामग्री है वो है 394। ठीक है, बी का है 3597, सी का है 3409, डी का है 3284, ई का है 2914 और एफ का है 3155।
ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल पर। सवाल में कह रहा है, पहले सवाल में, कि होटल सी द्वारा खपत खाद्य सामग्री की कुल मात्रा होटल ई द्वारा खपत सामग्री खाद्य सामग्री की कुल मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, कुछ नहीं तो x% मानते हैं। ठीक है, तो ई का कह रहा है, तो ई होटल का x% मान लेते हैं, x%। ठीक है, इक्वल टू सी। और ई का कितना है, अभी देखिए ई का हमने क्या कैलकुलेट किया है, 2900, 2915 होगा। ठीक है, 2915 आएगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर 2915 डालेंगे इंटू XY100 इज इक्वल टू 3409 सी का। अब ये क्या होगा, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए इनको गुना करेंगे, तो हम x का अगर मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 3409 इंटू 100 बा 2915। ठीक है, अब जब इसे आप भाग करेंगे तो निकल के सामने आएगा 116.94। और आपको आप सब लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो राउंड फिगर में प्लस होगा, और 50 से नीचे है तो राउंड फिगर में जो है कि -1 होगा। ठीक है, तो 117.94 कहने का मतलब, सॉरी 116.94 कहने का मतलब हो गया, राउंड फिगर में आप लीजिएगा तो 117। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न में जो आपके आंसर होंगे, जो आपके 4 नंबर प्रश्न में जो आंसर आपके होंगे वो होगा डी, क्योंकि 117 किस में है, डी में है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है, पढ़ देते हैं, होटल डी द्वारा खपत की गई चीनी और कॉफी की मात्रा का होटल एफ से क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, तो हमें चीनी और कॉफी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चीनी और कॉफी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चीनी और कॉफी को हम ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो चीनी है, और वो होटल्स कौन कौन से हैं, 5 नंबर में होटल डी द्वारा खपत की गई है ना चीनी और कॉफी की मात्रा का होटल ऐप से क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक, तो देखिए हम लोग ऐड करते हैं, पहले डी का हम देख लेते हैं, चीनी और कॉफी कितना है, और यहां पे हम एफ को देखेंगे। ठीक है, तो डी में हम सबसे पहले देखेंगे तो ये आपको निकल के आता है 476, और आपको ऐड करना है 28। ठीक है, और एफ में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 533 चीनी की खपत है। ठीक है, और कॉफी 83। ठीक है, ये 504 हो गया, और ये 616 हो गया। ठीक, अब 504 में आप 616 को भाग कर दीजिए, सॉरी हाँ अनुपात में लाना है आपको। ठीक है, अब जब अनुपात में लाएंगे तो आपको जो अनुपात में आप ला के देख लीजिएगा, 2 से भाग, 2 से आप भाग करते जा सकते हैं। अब 2 से अगर मान लीजिए 504 को हम करेंगे, तो 504 को आप अगर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 252 बटा 308। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 बटा 154। क्लियर है, और 154 हो गया। ठीक है, आप इसी तरीके से आप जब कटाएंगे तो आपको जो सामने निकल के आएगा 9/11, यानी 9 अनुपात, आप 9 अनुपात 11 कह सकते हैं। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक 126 में हमने क्या किया था, 14 से ये दोनों कट जाता है, मतलब ये भी आपके 14 से कटेंगे और ये भी 14 से कटेंगे, तो डायरेक्ट हमने 14 से कटा के
9 और 11 हमने लिख दिया। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि होटल ए द्वारा खपत चावल की मात्रा सभी होटलों द्वारा खपत चावल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होटल ए का चावल की मात्रा, ठीक है, और चावल की मात्रा कितना है 800, होटल ए का कितना है 800 है चावल, ये खपत है, और पूरे होटल के चावल का खपत आपको करना है ना, ऑल होटल। तो क्या करना, उसको जब सारे होटल के चावल की जो खपत है उसको जब आप ऐड करेंगे तो 5210 आएगा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं कि 5210 का x%, नीचे लिख दिया हमने 800। ठीक, यानी क्या हो गया, अगर x का आप मान निकालेंगे तो 800 इंटू 100 बाय 5210। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा ना। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कुछ स्टेप छोड़ रहे ताकि जल्दी से हम सारे सवाल को आपको कवर करवा दें। तो जब आप भाग करेंगे इसमें तो आपको जो निकल के आएगा 15.35%, और हमने भी अब राउंड फिगर में करेंगे तो कितना होगा 15%। ठीक है, क्योंकि 50 से नीचे है पॉइंट के बाद तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 15% आप जो आपके 6 नंबर सवाल है ऑप्शन सी में है, तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। 7 नंबर में कह रहा है कि सभी होटलों द्वारा एक साथ खपत की गई गेहूं की औसत मात्रा का महीने के दौरान सभी होटलों द्वारा एक साथ उपभोग की गई सब्जियों की औसत मात्रा का संबंधित क्रमशः अनुपात कितनी है। आपको अनुपात बताना है गेहूं का और सब्जी का, सारे होटल का। ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम ऐड किया हमने, तो यहां पे जो निकल के सामने आया, गेहूं को जब आप ऐड करेंगे तो ये 5216 होगा। ठीक है, और सब्जी को जब ऐड करेंगे सारे होटल्स का तो ये निकल के आएगा 2640। ठीक है, यानी 5216/2640। ठीक है, आप दो दो से कटा दीजिए, यानी इसे आपको जिससे भी आप डिवाइड हो सकता है, जिस भी संख्या से इसे कम कीजिए, कटाइए। ठीक है, हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट जब हम लिखेंगे तो ये पूरे कटा के आएगा आपको 326/165। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि 326 अनुपात 100, 326 अनुपात 165। ठीक है, तो 326 अनुपात 165 किस में है, ऑप्शन डी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का, आपका ये 7 नंबर का सवाल है। ठीक है, सेट डी में, यहां पे आप डी समझे ना। अब हम आते हैं अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लेकिन हमारे पास, हाँ, 8 नंबर सवाल है कि किस होटल ने महीने भर में कुल खाद्य पदार्थों की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग किया है। तो यहां पे हमने फर्स्ट में ही ऐड किया है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा है वही यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किसने सबसे ज्यादा उपभोग किया है, होटल बी ने 3597। तो आपका जो 8 का आंसर होगा, जो 8 नंबर का आंसर होगा आपका, 8 नंबर का 3597 सबसे ज्यादा किया है किसने, किस होटल ने, बी होटल ने किया है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया गया है, बी। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 8 के बाद 11, बीच में क्या है, 3 आपके मैथ के सवाल थे। क्लियर है, जो आपको आदिल सर ने करा दिया और वो टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, इस तरह के सवाल हमने आपको जितने लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस बुक लिया है उसमें इस तरह के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, सेट में, और आप लोग प्रैक्टिस किए भी होंगे।
लेकिन इस सवाल में अगर आप हिंदी से, अगर हिंदी को समझते हुए पढ़ते हुए बनाएंगे तो यह सवाल गलत हो जाएगा या फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, और इंग्लिश को पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल को देखते हैं, पहले डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं बना लेता हूं डायग्राम पहले 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सम डेयर आर ड्रीम्स। हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में देखिए आप पढ़ेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बनेगा नहीं सवाल। ठीक है, क्योंकि कहीं ड्रीम लिख रहा है तो कहीं सपना लिख रहा है ना। अब जिनके इंग्लिश वीक रहेंगे वो तो समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं इंग्लिश के सवालों को। सम डेयर आर ड्रीम्स, तो कह रहा है कुछ डेयर्स ड्रीम है, तो इसको हम डेयर समझ लेते हैं, डी आर से हम डिनोट करते हैं। और सम मतलब इस तरह के हमने वेन डायग्राम में सवाल, बहुत सारे सवाल आपको कराया है। ठीक है, और ड्रीम को हम डी ई कर देते हैं। ठीक है, यही आपके डायग्राम बनेंगे। उसके बाद कह रहा है ऑल ड्रीम्स आर रियल, यानी एक रियल का हम डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ड्रीम्स वाले जो है ये आपके डायग्राम अंदर आ जाएगा। और ये क्या है, रियल हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर लिख रहा है नो रियल इज फेक। तो फेक वाला डायग्राम जो है यहां पे हम बनाएंगे क्योंकि दोनों में कह रहा है कि संबंध नहीं है, ऐप से हम डिनोट कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, यानी निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में पहला स्टेटमेंट यहां पे हम लिखते हैं और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहां पे हम देखेंगे। पहले में कह रहा है सम ड्रीम्स आर फेक, सम ड्रीम्स और फेक, सम ड्रीम्स और फेक। क्या ये सही है या गलत है आपको बताना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि कुछ सपने नकली हैं, जबकि सपने और नकली में कोई संबंध ही नहीं, दो डायग्राम तो अलग अलग है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सब सपने नकली नहीं होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपके आंसर निकल के आएंगे कि केवल निष्कर्ष दो सही हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 12 नंबर सवाल को हम कराते हैं। 12 नंबर सवाल है नो रैन इज गेम, नो रैन इज गेम, कोई रैन गेम नहीं है। तो दो डायग्राम हम बनाएंगे और उन दोनों डायग्राम में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो हम दूर दूर बना लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सम गेम्स आर चैन, तो इसे हम रैन को आर से डिनोट कर लेते हैं, गेम को जी से डिनोट कर लेते हैं। और कह रहा है अगले लाइन में कि सम गेम्स आर चैन, यानी कुछ गेम जो है चैन है। तो ये हम चैन वाला डायग्राम बना लेते हैं और यहां पे हम लिखते हैं सी एच, चैन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है नो सम गेम्स आर चैन, है ना। उसके बाद नो चैन इज लैन, मतलब कोई भी चैन लैन नहीं है, तो यहां पे डायग्राम बनेगा। और ये क्या है, लैन, एल से हम इसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। लिख रहा है कि सम चैन आर नोट रैन, सम चैन आर नोट, यानी कुछ चैन रैन नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ गेम्स लैन है, यहां कह रहा है कि कुछ गेम्स लैन है, यानी लैन और गेम वाले जो डायग्राम है आपस में, उसके कुछ भाग आपस में मिलने चाहिए। तो ये तो दोनों का संबंध दूर दूर तक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष एक हमारे पास निकल के सामने आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। सम मूवी आर टिकट, तो एक हम यहां पे मूवी का डायग्राम बना लिए और एक टिकट का, और कह रहा है सम, तो कुछ मूवी टिकट है, तो ये दोनों डायग्राम आपस में मैच करेंगे। तो इसके हम एम यानी मूवी हो गया और टी से टिकट हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं नो टिकट इज पॉपकॉर्न, तो हम पॉपकॉर्न का एक यहां पे डायग्राम बना देते हैं और कोई संबंध नहीं है, ये पॉपकॉर्न पी हम कर देते हैं। ठीक है, और कह रहा है सम पॉपकॉर्न इज बर्गर, तो सम पॉपकॉर्न इज बर्गर, तो दोनों आपस में डायग्राम क्या करेंगे, मेल करेंगे। ये हमने बर्गर को बी से हम डिनोट कर दिए। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सम मूवीज आर बर्गर। कह रहा है
कि कुछ मूवी बर्गर है। यानी कुछ कहने का मतलब है कि दोनों डायग्राम में आपस में कुछ ना कुछ टच करेंगे। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, यानी कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन यहां पे मूवी और बर्गर के बीच कोई संबंध ही नहीं है। क्या है? कोई संबंध ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है सम बर्गर्स आर नॉट मूवी। सम बर्गर्स आर नॉट मूवी, यानी कुछ बर्गर मूवी नहीं है। तो बिल्कुल दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो नहीं है, तो ये तो सही हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल के सामने आएगा? आंसर निकल के आएगा सामने बी। ठीक है, यानी 13 नंबर का क्या आंसर हो गया? बी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 14 से लेकर 18 नंबर तक है। ठीक है, और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि यहीं पे हम समझाएंगे आपको। तो लिखा गया है ए बी बी सी डी ई एफ ई, उसके बाद एक सेकंड में देख लेता हूं। ई एफ ई, ए बी बी सी डी ई एफ ई आई, बी सी ए एफ ई, सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी, ए ओ बी एन, ए ओ बी एन, यू भी और डब्ल्यू, ये लिखा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सवाल है ना? आराम से ये बना सकते हैं 14 से लेकर 18 तक, है ना? यानी 5 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं और स्क्रीन पर वापस हम एक बार लाते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी सीज आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए वोवेल एंड इमीडिएट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने सी हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन आना चाहिए? पहले स्वर और बाद में व्यंजन आना चाहिए। यानी सी में कह रहा है जो ये सी है इसके पहले एक वॉवेल होना चाहिए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो देखिए सी कहां कहां है। एक सी यहां पर है तो इसको हम अंडरलाइन करते 3 को, और सी कहां है? यहां अंडरलाइन करते हैं 3 को। सी कहां? इसको अंडरलाइन करते हैं 3 को। सी कहां? इसको अंडरलाइन करते हैं 3 को। यानी सी हमारे पास 4 है। सी कितने हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल सी जो है वो 4 है। अब जो रूल में कह रहा है, क्वेश्चन में प्रश्न कर रहा है, उसे हम देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सी के पहले वॉवल होना चाहिए और बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहां पे देखिए सी के पहले वॉवल तो है नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक, सी के पहले वॉवेल नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। सी के पहले वॉवेल है ई और सी के बाद में कॉन्सोनेंट है यानी बी, यानी एक हमें मिल गया जो कह रहा है। दूसरा फिर देखते हैं सी के पहले क्या है? एक वॉवेल है और सी के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहां भी वॉवेल है तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अब प्रश्न में कह रहा था कि ऐसे कितने सी है जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो एक ऐसे सी है जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक। आपके 14 नंबर में आंसर क्या होगा? आपका ए होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एक और आपका भी निकल के आया एक। ठीक है, अब 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि श्रृंखला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा वर्ण बाईं ओर से 8वां होगा? सभी स्वरों को हटा दिया जाए। ठीक है, यदि श्रृंखला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा वर्ण बाईं ओर से 8वां होगा? आपको बाईं ओर से 8वां काउंट करना है। तो बायां क्या है? ये ए साइड वाला बायां, इधर से 8वां काउंट कीजिए, लेकिन स्वर को छोड़ देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो 8 में क्या निकल के आया आपके पास?
8वें नंबर पे क्या निकल के आया, फिर से एक बार गिन लीजिए। देखिए किसको काउंट नहीं करना है, वॉवेल्स को। तो वॉवेल कौन कौन है उसे राउंड कर लीजिए। ये वॉवेल है, ठीक है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये भी है आई, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। बाकी छोड़ देते हैं, मुझे 8 ही काउंट करनी है ना, तो हम 8 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वें नंबर पे आ रहा है कौन, 8वें नंबर पे आ रहा है आपके एफ। 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, एफ। तो करेक्ट आंसर आपके क्या होंगे, बाएं से 8वां एफ, है ना। बाएं से क्या है, ये क्या है, बाएं से 8वां क्या आया, एफ। तो एफ किस ऑप्शन में है आपके, तो एफ आपके 15 नंबर सवाल को देखेंगे सेट डी में, ठीक है, तो ऑप्शन डी में है। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, डी, ठीक है। 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। तो हमें स्वर को फाइंड आउट करना है और उससे पहले व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। तो ई है, ई के पहले एक व्यंजन है, यानी एक हमारे पास निकल के सामने आ गया डी ई। दूसरा एफ ई, ठीक है। तीसरा सी ए, ठीक है। चौथा एफ ई, पांचवा सी ए, फिर सी ए, और छठा एन यू, एन यू। तो टोटल कितने यहां पे कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 16 में कितने ऐसे श्रृंखला हमें मिला, तो ऐसे श्रृंखला हमें मिला टोटल 6 मिला। अब ऑप्शन में हमें देखते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है 15 नंबर में, सॉरी 16 नंबर में 1 2 4 और 5 से अधिक। तो 5 से अधिक है, तो आंसर आपका क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी, यानी 5 से अधिक वाला, ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि 17 नंबर में कह रहा है यदि पहले और 14वें अक्षर दूसरे और 15वें अक्षर और इसी तरीके से 13वें और 26वें अक्षर तक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, यानी चेंज कर दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं से 7वां स्थान पर कौन सा होगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्लियर है। हमने आपको बताया था जो इंग्लिश अल्फाबेट का ये क्वेश्चन है, हमने इंग्लिश अल्फाबेट के क्लास में भी हमने आपको बताया था। देखिए ये कह रहा है कि एक वाले को 14 से बदल रहा है, 2 वाले को 15 से बदल रहा है, 3 को 16 से बदलेगा, इसी तरीके से 4 को 17 से बदलेगा, इसी तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है ये कि दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं ओर। तो हमने क्या बताया था आपको क्लास में कि जब राइट राइट मतलब एक जैसे राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट मिले तो माइनस होता है। तो 10वें से 10वां है, 10वां अक्षर के दाएं से 7वां, 10वां अक्षर के दाएं से 7वां, तो माइनस कर दीजिए सीधा सीधा ट्रिक के माध्यम से। तो 10 में 7 गया तो 3 हो गया, क्या हो गया, 10 में आपने 7 दिया माइनस किया तो कितना निकला, 3 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है अब किस तरफ से हम काउंट करें, तो दाएं छोर से, दाएं छोर से। तो दायां छोर कौन सा है, ये वाला। तो दाएं छोर से तीसरा काउंट कीजिए, डब्लू पहला हो गया, भी दूसरा हो गया, यू तीसरा हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यू। हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, यू, ठीक है। अब देखिए जब आप चेंज करेंगे तो यू के जगह पे कौन सा अक्षर आएगा। जब आपको जब बताया गया कि 1 को 14 से बदलिए, 2 को 15 से बदलिए, 3 को 16 से बदलिए, ठीक है। इसी तरीके से आप जब बदलते जाएंगे ना, तो यू के जगह पे जब चेंज करके आप लाएंगे तो बी आएगा। आप चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा, बी आएगा, क्लियर है। और बी जो आएगा आपका, तो बी किस ऑप्शन में है,
17 नंबर में बी किस ऑप्शन में है? तो ये बी आपका आ गया, ठीक है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आप जब चेंज करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 18 नंबर को देखते हैं। अठारह नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल वॉवेल्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं, वॉवेल्स कितने हैं, ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं टोटल हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7, ठीक है, 8 9। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पे एक छूट गया था, ठीक है। टोटल कितने वॉवेल्स हो गए? 10। टोटल वॉवेल कितने हो गए? 10। अब टोटल वॉवेल 10 हो गए। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है? 5 10। तो 10 किस में दिया गया है? आंसर आपके ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में क्या लिखा गया है? 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि शब्द शेयर होल्डिंग के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अंकों से केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का दूसरा अंक होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में एक्स दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में वाई दें, ठीक है। तो हमें कौन कौन से शब्द लेने हैं पहले हम लिख लेते हैं। एस एच ए आर ई एच ओ एल डी आई एन जी, ठीक है। क्लियर है? पहले हम लोग, ठीक है, कह रहा है पहले, पहला क्या है? एस, फिर तीसरे यानी ए, फिर पांचवें यानी ई, और फिर आठवें यानी एल। अब इनसे आप कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर होगा एक्स, और एक से ज्यादा बनेंगे तो उत्तर होगा वाई, ठीक है। तो देखिए इससे आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक तो सील, इनसे हम एक सील बना सकते हैं, एस ई ए एल, सील। और इनसे एक और शब्द हम बना सकते हैं, सेल, एस ए एल ई। तो हमने एक से ज्यादा बना लिया। तो एक से ज्यादा जब बनेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? वाई। आंसर क्या आएगा? वाई। और वाई किस ऑप्शन में है? तो डी में है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 7693 इस संख्या में देखिए क्या लिखा है, मतलब अजीब तरह के ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। हिंदी को हम पढ़ रहे हैं कि 7693 इस संख्या में संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतनी संख्याएं जितनी संख्याएं श्रृंखला के बीच होती है। तो ऐसे सवाल भी हमने आपको करवाया है, जो ऑनलाइन क्लास जितने लोगों ने लिया है वो देखे होंगे। 769314, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं इसको। 7 7 से हम जो भी स्टार्टिंग वाले जो संख्या होंगे उससे ऊपर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो 7 8 9, तो एक यहां से हमारा मिल रहा है, 7 8 9 10 11 12, खत्म। 6 से हम पढ़ेंगे 6 7, इधर हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, इधर नहीं भी पढ़िएगा छोड़ दो, क्योंकि जो स्टार्टिंग नंबर होते हैं ना उससे ऊपर नंबर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और नीचे नंबर है तो वो कभी मैच ही नहीं करेगा। पढ़ना यानी टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। 6 से हम पढ़ेंगे तो 6 7 यहां पे 9 की जगह पर होना चाहिए, है 9 है। उसके बाद क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये 6 से भी 9 से हम पढ़ेंगे तो 9 से सब छोटा है, ये भी खत्म हो गया। 3 से हम पढ़ेंगे तो 3
4 यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे 5, तो ये 3 भी खत्म है। एक से हम पढ़ेंगे, एक यहाँ 2 आना चाहिए, यानी एक हम जो है एक हमें पेयर मिला है। अब हम रिवर्स में चलेंगे 4 की तरफ से, तो 4 5 6 7 8 9, नहीं एक से पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, एक से भी नहीं हुआ। 3 से पढ़ेंगे, 3 यहां होना चाहिए, 4 5 6 यहां से भी नहीं हुआ। 9 से हम पढ़ेंगे, 9 1 10 यहां पे होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। 6 से हम पढ़ेंगे, 6 1 7, यानी इस तरफ से भी एक हमें पेयर मिल रहा है। तो टोटल कितने पेयर आपको मिला? टोटल हमें 2 पेयर मिला। कौन कौन सा पेयर मिला हमें? एक तो 7 9 वाला मिला और दूसरा हमें पेयर मिला 6 और 7 वाला। ठीक है, तो कितने मिला? 2। तो आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन आपके हैं आंसर के, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हमें 2 पेयर मिले। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंक चेंज करता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे AZ2DW3GT5JQ7। तो हमने एक कहानी के माध्यम से आपको जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं उसके अपोजिट लेटर क्या होते हैं वो हमने याद करा दिया था एक कहानी में, है ना। एज यानी आजा, DW, ठीक है, और GT JQ, और क्या होगा यानी क्या, जो फर्स्ट वाले 2 लेटर है ना ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कितने कितने गैप कर रहा है ये, ए से डायरेक्ट डी आ गया, यानी सी, बी और सी छोड़ा है, यानी 2 लेटर यहां छोड़ा। ठीक है, डी के बाद क्या आ गया है? जी, जी आ गया, तो यानी डी के बाद ई एफ, 2 का गैप चल रहा है, 2 का गैप कर रहा है ये। यहां भी हम 2 का गैप करेंगे, यानी जे को छोड़िए, जे के बाद के एल छोड़ के यहां पे क्या आएगा? एम, और एम का उल्टा क्या होता है? एन, दोनों अपोजिट लेटर है। और जो संख्या दिया गया है 2 3 5 7, कितना संख्या दिया गया है? 2 3 5 7। इसे गौर से देखिए, इसे गौर से देखिएगा ना, ये सारे संख्या अभाज्य संख्या है, यानी ये अब खुद एक और खुद से ही इसमें डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है। तो अगला अगर हम 2 3 5 7 करें तो अगला होगा कितना? 11 13, तो यहां पे क्या आएगा? 11 आएगा, तो एम एन 11। तो एम एन 11 किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 व्यक्ति EFGHIMNO एक सीधे रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी इस तरह से लाइन है और 8 व्यक्ति बैठे हुए और मुंह किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ। उत्तर हमने बताया था आपको क्लास में कि नॉर्थ की तरफ होता है, और इस तरह के भी सवाल हमने आपको बताया है डायरेक्शन वाले में। ठीक है, जो डायरेक्शन वाली क्लासें हैं आपकी रीजनिंग की। ठीक है, ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहां पे हमने पढ़ लिया एन के दाएं से दूसरे स्थान पर एच है। ठीक है, तो एन को जहां भी आप रखना चाहते हैं रखिए, एन के दाएं मतलब इस तरफ से दूसरे स्थान पे कौन है? एच, यानी इसके जगह पे एक कोई है बैठा हुआ जो मुझे पता नहीं है, एच है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, यहां तक हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहा है और एच के दाएं से चौथे स्थान पर एल है, यानी एच के दाएं से, एच के दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है? एल है। ठीक है, ये कह रहा है। अब इस बीच में 3 कौन है ये तो पता नहीं, ये आगे ही पता हमें चलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से एफ के दाएं एम बैठा है, तो एफ कहां पे है? एफ के दाएं, तो एफ तो हमें पता ही नहीं कि एफ कहां पर है, तो इसको छोड़ के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए आपके डायग्राम से आपके क्वेश्चन के, जो आपके क्वेश्चन में निर्देश दिए जा रहे हैं। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, फिर बाद में उससे हमारा लिंक हो जाएगा। कह रहा है कि जी और एल के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति ओ और एफ के बीच बैठे हैं, यानी जी एल। अब आपको जी एल ऐसे जगह पे लगाना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8 हैं। ठीक है,
अब जीएल को ऐसे जगह पे बिठाना कि उसके बीच जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति ओ और एफ के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो जी और एल, तो एल यहां पे है हमारा, तो हम जी को अगर यहां पे बिठाते हैं इस जगह पे, तो यहां पे कोई एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, और कह रहा है ओ और एफ के बीच भी उतना ही व्यक्ति आना चाहिए, यानी जी एल के बीच एक व्यक्ति बैठ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ओ और एफ के बीच भी एक ही व्यक्ति आएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि जी के ठीक बाएं ओ बैठा है, तो यहां पे ओ बैठा है। जब जी के ठीक बाएं ओ बैठा हुआ है, एक व्यक्ति ओ और एफ के बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है हम यहां पे एफ लिखेंगे, तभी तो ओ और एफ के बीच में एक व्यक्ति आएगा जी, क्योंकि यहां पे कह रहा था, पहले क्या कह रहा था, जी और एल के बीच में एक व्यक्ति है, जो एफ है मुझे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अभी टोटल कितने हमारे पास दिया गया था, टोटल व्यक्तियों की संख्या है यहां पर 8, और हमने अभी फाइंड आउट कितना कर लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमारे पास 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, ये कहां कहां पे आएंगे, इस चीज को हमको देखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से। एन के दाएं से दूसरे स्थान पर एच है, एन के दाएं से दूसरे स्थान पर एच है, करेक्ट, और एच के दाएं से चौथे स्थान पर एल है, 1 2 3 चौथे स्थान पर एल आ गया। ठीक है, एफ के दाएं एम बैठा है। अब देखिए एफ के दाएं एम बैठा है, तो एफ का दायां इधर है, इधर तो एल बैठा है, तो यहां पे हमें एम बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब एक खाली है, अब जो बच गया उसे हम यहां पे डाल देंगे, तो ई बच गया, आंख कान मूंद के हमें यहां पे ई को डाल देना। अब हमने डायग्राम के अनुसार सारा चीज प्रॉपर तरीके से कर लिया, यानी एन ई एच ओ जी एफ एल और एम। ठीक है, जो निर्देश दिया गया उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो पहला सवाल है, यदि 22 नंबर, यदि दिए गए सभी अक्षरों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो उनमें से कितने के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बाएं से दाएं लगाना है आपको, तो देखिए सबसे छोटा जो है सबसे पहले आएगा। ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर डाल देते हैं इस पे, है ना। तो देखिए ये 14 है, ई का 5, एच का 8, ओ का 15, जी का 7, एफ का 6, एल का 12 और एन का कितना हो जाएगा 13, सॉरी एम का कितना हो गया 13। अब देखिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा कौन है इसमें से आपको देखना है, उसको पहले लगा दीजिए। तो सबसे छोटा है ई, सबसे छोटा है ई 5, उसके बाद है 6 यानी एफ आएगा। ठीक है, यहीं पे हम लिखेंगे सामने में, आराम आराम से समझ में आ जाएगा। पहले आएगा ई, फिर यहां पे आ जाएगा एफ, 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद क्या है 7 यानी यहां पर आ जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद 8 आएगा यानी यहां पर आ जाएगा एच, 8 के बाद 9, 9 नहीं है 10, 11, 12 है यानी एल, फिर एम 13, फिर एन यानी 14, एन आ गया। उसके बाद 15 नंबर आएगा यानी कौन सा ओ। अब इसमें देखना है कोई ऐसा है जिसका कोई एक ये कह सकते हैं कि स्थान अपरिवर्तित रहा हो, यानी ऊपर सेम, दोनों ऊपर नीचे सेम लेटर होना चाहिए। ऐसा कोई है, देखिए गौर से आप लोग। ठीक है, तो ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, सभी के स्थान बदल गए, तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा ए, कोई नहीं। ठीक है, अब 23 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोने पर बैठा है, यानी कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है, कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, हमने जो निकाल के लेके आया था एन हमारा था, फिर ई, फिर एच ओ जी एफ एल एम। अब कह रहा है कॉर्नर पे कौन है 23 नंबर में, तो कॉर्नर पे एक एन है और एम है, एन एम है। एन एम किस जो ऑप्शन है किस में एन एम दिया गया है, फर्स्ट वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है,
24 नंबर सवाल में कह रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर ई ओ से संबंधित है और एच जी से संबंधित है, उसी प्रकार ओ किससे संबंधित है। देखिए ई ओ से संबंधित है, तो यहां पे देखिए जो ई है वो ओ से संबंधित है, यानी एक गैप किया है, ठीक है। एच जी से संबंधित है, तो देखिए एच जो है जी से संबंधित है, यहां भी एक गैप जंप कर रहा है, तो कह रहा है कि ओ किससे संबंधित है, तो ओ यहां पे यहां से एक जंप कराइए, एफ तक हम आ गए, यहां पे जी छूट गया यानी जी से संबंधित है। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा 24 नंबर, 24 नंबर। तो देखिए यहां पे ओ का किससे संबंध है, तो ओ का संबंध है एफ से, क्योंकि एक जंप कर रहा है। तो 24 नंबर में हो जाएगा ओ का संबंध किससे है, एफ से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एफ किस में है, यानी एफ किस में है, तो एफ बी वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में एफ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 25 नंबर को देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग बिटवीन ई एंड एम, यानी ई और एम के बीच कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो ई यहां पे है, एम यहां पे है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, 5 पर्सन बैठे हैं। ऑप्शन में क्या है, 4 से अधिक, जो ऑप्शन डी है वो आपका आंसर होगा 4 से अधिक वाला, है ना। तो यहां पे कितने पर्सन बैठे हैं, 5, 5 बैठे हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है 4 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 26 नंबर को। 26 नंबर में कह रहा है कि एच के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एच के बाएं, एच यहां है, तीसरे स्थान पे, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे कोई है ही नहीं, डाटा क्या है, अधूरा है। तो ऑप्शन में क्या लिखा गया, ऑप्शन में लिखा गया है कि 26 नंबर में कोई नहीं, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति एच के बाईं ओर बैठे हैं, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा आपका, 26 का हो जाएगा सी, कोई नहीं, कोई नहीं बैठा है, ठीक है, कोई नहीं बैठा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 27, जो ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रश्न है, ये टाइम किलिंग प्रश्न है ये, ठीक है। और बनाने का फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ए से एच तक हम लोग लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। पढ़ते हैं, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, ओके। और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ जी और एच नाम के 8 व्यक्ति अलग अलग वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए, अर्थात वर्ष 1969, 72, 78, 81, 89, 97, 2000 और 2005 के एक ही महीने में पैदा हुए हैं। उनकी आयु 2016 के समान महीने के आधार पर मानी जाती है, ठीक है। देखिए जी का जन्म सम संख्या वर्ष में हुआ है, ठीक है। हमारे पास वर्ष कौन कौन से हैं, तो हमारे पास वर्ष हैं, यहां पे टोटल वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है जी का जन्म सम संख्या में हुआ, तो सम संख्या कौन कौन से हैं, सम संख्या में, लेकिन उस वर्ष में नहीं हुआ है जो 4 से विभाज्य नहीं, यानी उस वर्ष में जी का जन्म उस वर्ष में हुआ है जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए। तो जब आप भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1972 और 2000 ऐसे आपके ईयर हैं जिसमें 4 से भाग लग रहा है। तो हमें एक चीज हमें पता चल गया कि जो जी पैदा हुआ है वो या तो 1972 में हुआ है या फिर 2000 में हुआ है, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ए अब 36 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, ए 36 वर्ष का है अब, ठीक है। यानी अब कब, तो क्या समान वर्ष 2016 माना गया है, 36 वर्ष का है। तो अब जब मान लीजिए आज अगर आप
25 वर्ष के हैं और आपको कहें कि आज से 5 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो आराम से आप उम्र निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2016 में 36 माइनस कर देंगे, तो ये इसका जो डेट निकल के आता है 1980 आता है, जबकि यहां पे मेरे समझ से 1981 के जगह पे 1980 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि ए कब पैदा हुआ, 1980 मानिए या 81 मानिए। ठीक है, 1980 में। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बी एफ से 17 वर्ष बड़ा है। बी एफ से 17 वर्ष बड़ा है, जो ए से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो देखिए ई की आयु और डी की आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है। ठीक है, हमने कौन कौन से ईयर को देख लिया। हमने ईयर 1981 जो 80 है इसको हमने खत्म कर दिया, और 2000 को हमने खत्म कर दिया, और 72 को ना। अभी देखिए ए अब ये वाला हो गया। ठीक है, हम बी वाला देख रहे थे। बी एफ से बी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन एफ। ठीक है, ओके। और कह रहा है यहां से हमें पता नहीं चल पा रहा है, अब आगे डाटा पढ़ते हैं। हु इज 8 ईयर्स यंगर देन ए, यानी ए से जो बी है, ए से जो बी है वो 8 साल क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। जब हम बी का एज निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का एज निकालने के लिए ए के एज में 8 साल माइनस करेंगे, यानी 1972। अब देखिए जी का एज, जी का जो पैदा होने का वर्ष था 1972 और 2000 था, लेकिन यहाँ पे 1972 तो हमें मिल गया, तो इनमें से कोई एक था, एक ये खत्म हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि जी का जो एक्चुअल डेट ऑफ ईयर है वो 2000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, हाँ यहां पे लिखा गया है। अभी देखिए यहां से मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी हमने डेटा पकड़ लिया, हमारे पास डेटा आ गया है। बी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन एफ। बी एफ से कितने साल बड़े हैं, बी एफ से 17 साल बड़े हैं। तो हम यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बी हमें क्या करना पड़ेगा, एफ के जगह पर बी का हमें डेटा निकल के आ गया 1972। तो 1972 प्लस 17 करेंगे, 1972 प्लस 17 आप करेंगे तो निकल के आएगा 1989। तो देखिए यहां पर हम काट देते हैं, 1989 का भी हमने कर लिया, 1972 का हमने कर लिया, 1981 वाला भी हो गया, 89 वाला भी हो गया, और 2000 वाला भी हो गया। यानी 4 लोगों का हमने डेट ऑफ ईयर निकाल लिया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है देयर आर 8 ईयर गैप बिटवीन एज ऑफ ई एंड एज ऑफ डी, यानी ई और डी में 8 साल का अंतर है। हमारे पास बचा है 1969, 1978 और 1997 और 2005, यानी 2 ऐसे साल हमें यहां से फाइंड आउट करना है जिसके दोनों का अंतर 8 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंतर कितना होना चाहिए, 8 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए अगर हम 2005 में 1997 को माइनस करते हैं, 2005 में 1997 को माइनस करते हैं तो 8 वर्ष निकलेगा। और कह रहा है यहां पर कि डी और ई के बीच जो अंतर है वो भी 8 वर्ष का ही अंतर है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि डी कब पैदा हुआ,
2005 में। और ई कब पैदा हुआ? 1997 में। ठीक है, अभी बचा कितना? सी और एच बच गया है। ठीक है, अब सी को हम देखते हैं। यहां पे कह रहा है नीचे एच सी से 9 वर्ष छोटा है। एच सी से 9 वर्ष छोटा है, लेकिन 2005 में पैदा नहीं हुआ है। एच सी से 9 वर्ष छोटा है लेकिन 2005 में पैदा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो एच है और जो सी है, हाँ, दूसरी चीज कह रहा है कि ई का जन्म जी से पहले हुआ था। जी का जन्म कब हुआ? जी का जन्म हुआ 2000 में, और ई का जन्म जी से पहले हुआ था। तो जी से पहले हमारे पास जो ईयर बचा हुआ है 2005 ही है। तो यहां पे साफ साफ हमें पता चल गया कहीं हो सकता है मिस्टेक हुआ है। चलो हम देखते हैं। कहां पे हमने गलती करी? ई की आयु और डी की आयु के बीच का अंतर, डी और ई। ओके ओके, 1969। ठीक है, ओके। देखिए यहां पे कह रहा है कि ई का जन्म जी से पहले हुआ था, यानी पहले कब हुआ होगा? तो हमारे पास जो ईयर बसा हुआ है ये भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, और 1997 ये भी खत्म हो चुका है। तो हमारे पास जो ईयर बचा हुआ है वो 2 साल बचा हुआ है। एक हमारे पास है 1969 और एक हमारे पास बचा हुआ है 1978। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? और इसमें कह रहा है कि एच सी से 9 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहां पर डेटा जो फुलफिल होगा, एच सी से 9 वर्ष छोटा है, तो यानी क्या होगा? 1969 हम दे सकते हैं और फिर यहां पे 1978 दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने डेटा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, 27 नंबर में कह रहा है एफ का जन्म किस वर्ष में हुआ? एफ का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो एफ का जन्म किस वर्ष में हुआ है? 1989 में। कब हुआ है? 1989 में। और 1989 किस ऑप्शन में है? तो बी में है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। 28 में कह रहा है कि 2016 में जी की आयु क्या है? 2016 में जी की आयु क्या है? तो देखिए जी कब पैदा हुआ? जी पैदा हुआ 2000 में, और 2016 में पूछ रहा है उसकी एज। तो 2016 में 16 साल का हो गया। कितने ईयर का हो गया? 16 ईयर्स का हो गया। तो 16 ईयर्स किस ऑप्शन में है? डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम 29 की तरफ चलते हैं। 29 में देखिए क्या बताया गया है
निम्नलिखित 5 में से 4 निश्चित तरीके से एक समान है और इसके लिए वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह में संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहां पे दिया गया है जो डेटा दिया गया है 1969, ठीक है, 1969, उसके बाद 1978, 2005, 1997, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अलग है, तो अलग कौन है? तो आप जब गौर से देखेंगे तो देखने से पता चलेगा कि 1978 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी तीनों में नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अलग है, और उसी अलग को आपको क्या करना था? फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, ये अलग है, और 1978 किस में है? बी में है, ठीक है। 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर में ई से कितने वर्ष पूर्व बी का जन्म हुआ? ठीक है, 30 नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1997 माइनस 1972 करेंगे तो कितना निकलेगा? 25 ईयर्स, और 25 ईयर्स किस ऑप्शन में है? तो 25 ईयर्स डी वाले ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 31 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर में है कि सी और डी के बीच कितने वर्ष का अंतर है? सी और जो सी है और डी के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 1969 और 2005। तो दोनों में क्या करेंगे? माइनस कीजिए, यानी 2005 माइनस 1969, 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स किस ऑप्शन में है? 31 में। 31 में 36 ईयर्स सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये रिपीट हो गया है स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, यानी 40 नंबर की ओर चलते हैं ना, 40 नंबर, ठीक है। ये भी सवाल जो हमने पहले बताया थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा क्या मतलब आप लोगों के लेवल का है ही नहीं, ठीक है। आप अगर 2016 के आप जो SILDC उसके पेपर को देखिएगा तो इसके सामने में वो बच्चा है, बच्चा का बच्चा है ना। तो उस मामले में तो ये पेपर बहुत, अगर उस पेपर को देखा जाए तो बहुत टफ है ना। चलिए खैर छोड़िए, हम लोग 40 नंबर को देखते हैं। चालीस नंबर में है कि यदि संख्या 582796 की प्रत्येक सम संख्या में से एक घटा दिया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे? तो हमें लिखा गया है 40 नंबर में 582796 सम संख्या में एक घटाना है, तो ये क्या है? विषम है। ये क्या है? विषम है, तो 2 घटाएंगे, यानी 5 में 2 घटाएंगे 3, 8 सम 1 घटेगा 7, 2 सम 1 घटेगा 1, 7 विषम 2 घटेगा 5, 9 विषम 2 घटेगा 7, 3 विषम 2 घटेगा 1, और 6 सम 1 घटेगा तो 5। अब इसमें हमें देखना है प्रश्न में जो कह रहा है इस प्रकार बनी गई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अंक 2 बार आए। एक ये 1 और 1 रिपीट हुआ, 5 और 5 रिपीट हुआ, और 7 और 7 रिपीट हुआ, यानी हमारे पास जो निकल के आए 1, 5, 7, ये 3 अंक जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कितने रंग रिपीट हुए? 1, 5, 7। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये आपके 40 नंबर के सी ऑप्शन में है। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सी, ठीक है। 41 यहीं पे है, तो 41 को भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। शब्द सरफेस में कितने अक्षर समान स्थान पर रहेंगे जब उन्हें वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए? तो ये हमने बताया था सरफेस, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। सर SUR
FACE। इसके पहले हम नंबर डाल देते हैं। S का 19 कितना होता है? S का 19, U का 21, R का 18, F का 6, A का 1, C का 3, E का 5। और इसे कह रहा है कि वर्णानुक्रम में, यानी ABCD के क्रम में आपको लगाना है बाएं से दाएं। तो सबसे कम वाले को हम सबसे पहले रखेंगे। सबसे कम कौन है? A। फिर उससे छोटा कौन है? 3 नंबर वाले, C। फिर उससे छोटा कौन है? 5 नंबर वाले यानी E। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा F। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारे पास? F के बाद R। R के बाद कौन आएगा? S। S के बाद आएगा U। तो अब ऐसे हमने सटा दिया। तो ये कह रहे बाएं व्यवस्थित किया जाए, है ना। समान स्थान पर कितने ऐसे अक्षर हैं जो समान स्थान पर रहेंगे, यानी सेम स्थान पे, यानी ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो यहां SA सेम नहीं है, खत्म। UC ये भी सेम नहीं है, RE ये भी सेम नहीं है, FF ये एक हमें सेम मिला है ना, ठीक है। उसके बाद AR ये भी सेम नहीं, CS ये भी सेम नहीं, EU ये भी सेम नहीं। तो कितने ऐसे अक्षर हैं? एक। तो एक हमें निकल के आया। तो आंसर में एक किस ऑप्शन में है? तो 41 के D जो है इसमें लिखा गया है एक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, ठीक है। अब 42 नंबर को हम लोग देखते हैं। बहुत इजी है, ये भी हमने आपको करवाया था। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न हमने आपको क्लास में करवा दिया है, ठीक है। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है आपके, और नोट्स भी अवेलेबल हैं आपके, जो रीजनिंग के क्लास नोट्स है वहां भी आप देख सकते हैं। जो ये आपके 42 नंबर है, बहुत सारे प्रश्न इसमें है ना। इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो 3-4 प्रश्न थे 5-5 नंबर के, वो प्रश्न हम लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। क्योंकि उम्मीद हम लोगों को नहीं था कि इतने टफ क्वेश्चन सीजीएल्स लेवल के या बैंकिंग लेवल के पूछ सकते हैं आपसे, ये किसी भी एंगल से हमें नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमने उस तरह के उस लेवल का प्रश्न नहीं कराया, ठीक है। चलिए, तो 42 नंबर हम लोग देखते हैं। 42 नंबर को कह रहा है कि यहां 5 व्यक्ति हैं, ठीक, PQRS और T। यदि Q R और S से लंबा है, Q R और S से लंबा है, हमने बताया था आपको क्लास में कि जो लंबा रहेगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो जाहिर सी बात है Q लंबा है R और S से, तो जाहिर सी बात है R यहां होगा, S यहां कहीं नीचे होगा। लेकिन T से छोटा है, Q जो है, Q लंबा है R और S से, लेकिन T से छोटा है, तो T यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि S T से छोटा है, तो S T से ऑलरेडी छोटा है, कोई बात नहीं। जो सबसे लंबा नहीं है, लंबा S तो होगा भी नहीं, तो सभी में सबसे लंबा कौन होगा? तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, क्योंकि हमने बताया था कि लंबा वाला को ऊपर और नाटे वाले को सबसे नीचे रखते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो T हो गया। तो T किस में दिया गया है? तो ये आपके करेक्ट आंसर ये होंगे A, यानी 42 का क्या हो गया? 42 का हो गया A। अब 43 को हम लोग देख लेते हैं। शब्द सेनाटोर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णक्रम में होते हैं? SENATO और अब इस तरह के सब, इस तरह के अंकों में हमने अभी जस्ट पढ़ के बताया था आपको। आप यहां पे अंक लिखकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका 19 है, 5, 14, 1, 20, 15 और 18, ये होता है इनका नंबर। अब देखिए, अब पढ़िए, इधर से नंबर से पढ़ेंगे ना, बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हैं। 19 यहां 20 होना चाहिए 5 की जगह पे, नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, नहीं है। 5 से हम शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 14 से शुरू करते हैं, 14, 15, यानी जो आपके मुंह से साउंड निकल रहा है, ठीक है, वही चीज अगर यहां पे आपको मिल गया तो हम एक काउंट करेंगे कि 1 पेयर मुझे मिल गया, मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो 14 से हम शुरू करते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, तो एक हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है, यानी n से जो हमारा यहाँ 18 एक मिल रहा है, यानी r मिल रहा है, एक पेयर बन गया। अब 1 से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, नहीं बना। 20 से हम इधर क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखिए, कोई जो स्टार्टिंग नंबर होता है उससे आगे का नंबर अगर छोटा है तो पढ़ना बेकार है ना, क्योंकि यहाँ 20 पढ़ेंगे, यहाँ तो 21 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। यानी जब भी हम जो भी डिजिट से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे ऊपर का ही नंबर होना चाहिए, तभी वो मैच करेंगे। अगर नीचा है तो मैच करेगा ही नहीं, है ना। 15, 16 होना चाहिए, नहीं है। अब हम रिवर्स में चलते हैं 18 के तरफ से, है ना। 18, 19, 20,
18 19 20 एक मिल रहा है यहां से, 18 बीच में 19 एक 20, यानी आपका आर और टी का एक जोड़ा मिला। सबसे पहले हमें एक पेयर क्या मिला, एन और आर का एक पेयर मिला, और रिवर्स में जब हम चल रहे थे तो हमें आर और टी का एक पेयर मिला। आर और टी का दो पेयर हमने देख लिया। अब हम करते हैं 15 से, 15 16 17 18 19 20, नहीं बना बात। 20 से चलते हैं, 20 21 22 23 24, बात नहीं बनी। एक 2 3 4 14, अब 14 15 16 5 6, तो हमें टोटल पेयर कितने बने, दो मिले। एक हम जो है कि सीक्वेंस में चल रहे थे, एक रिवर्स में हम चल रहे थे, दो हमें मिला। यानी शब्द सेनाटोर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतनी अक्षर है जितने की वर्णानुक्रम में होते हैं, तो दो। दो किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 44 पर। ठीक है, ये सीरीज के प्रश्न है, आपको प्रैक्टिस में बहुत सारा प्रश्न हमने इस तरह के सीरीज के दिए हैं। अब देखिए, आप नोट्स निकाल के देखेंगे, चाहे मैथ का हो टोटल एग्जाम ने जो दिया है आपको, या फिर रीजनिंग के हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं, तो ये सारे क्या हमने सीरीज का प्रश्न नहीं दिया, क्या हमने आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो आपका आया हुआ है क्या उससे प्रश्न हमने नहीं दिया, क्या आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट है जहां से प्रश्न पूछे गए उसका प्रश्न हमने नहीं दिया। सारे प्रश्न लगभग लगभग हमने दिया है। यहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े जो प्रश्न है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने नहीं कराया है, लेकिन फिर भी 39 नंबर के लगभग लगभग रीजनिंग टाइप के जो प्रश्न है 39 है, उसमें अगर आप 15 नंबर या 10 नंबर 10 से 12 नंबर भी निकालते हैं तो आप सिर्फ रीजनिंग से पास मार्क ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप 39 में 10 नंबर भी बात करते हैं तो 29 होता है, आप 13 नंबर भी हटा दीजिए तो 26 नंबर होता है। और मैथ में अगर आप तुक्का लगाएंगे, 1 2 3 4 भी तुक्का लगाए होंगे तो आराम से पढ़ गए होंगे। यानी कुल मिलाकर जिसने भी प्रैक्टिस किया है वो आराम से निकल गए होंगे और आराम से पास मार्क ले लिए होंगे। चलिए, खैर बात की बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 44 नंबर को हम लोग देखते हैं। 44 में दिया गया है 9 11 16 26, यहाँ पे खाली स्थान और 69। ठीक है, इस खाली स्थान पे क्या आएगा ये हमें देखना है। क्लियर है, ओके। अब देखिए 9 अब देखिए 9 में क्या किया गया है, +2। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, +5। यहां पर क्या किया गया है, +10। यहां पे 17। ठीक है, तो क्या यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे 2 बढ़ा, यहां पे 5 बढ़ा, यहां पे 7 बढ़ा, और यहां पे क्या बढ़ेगा फिर, 2 2 बढ़ 2 2, यहां पे 2 बढ़ा, यहां पे 5 बढ़ा, यहां पे 7 बढ़ा, तो जाहिर सी बात है यहां 9 बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। अब आप 26 और 17 को ऐड कीजिए, 26 और 17 को ऐड कीजिए, क्या होगा, 43। तो यहां पे क्या आएगा, 43। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया पहले वाले सीरीज का। दूसरे में क्या दिया गया है, यहीं पे मैं बनाता हूं, 45 नंबर। इसमें है 3 4 10 33 136 खाली और 183। ठीक है, देखिए 3 को क्या किया गया है, 3 इंटू 1 + 1 4, 4 इंटू 2 + 2, यानी 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, उसके बाद 10 को क्या करेंगे, 10 गुना 3 + 3 33, 33 गुना 4 + 4 136, और 136 को हम क्या करेंगे, 136 गुना 5 + 5 करेंगे। जब 136 गुना 5 और +5 करेंगे, यानी 136 गुना 5 जोड़ 5 करेंगे तो होगा 685,
तो यही रूल यहाँ पे लगा हुआ है, 685 होगा आपका करेक्ट आंसर। यानी पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में 43 यानी डी, ठीक है, और जो 45 नंबर है इसमें डी 685, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यानी 46 नंबर, ठीक है। 46 में लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है 46 नंबर 21, 24, 32, 45 और 63, ठीक है। 21 प्लस 3 24, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, 32 आ गया, प्लस 8 किया इन्होंने, फिर क्या किया गया, प्लस 13 किया, 45 हो गया, ठीक है। 13 किया, कितना हो गया, 45 हो गया। उसके बाद 45 प्लस 18, 45 प्लस 18, और यहां पे अब हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, ये आपको अभी देखिए यहां पे क्या हो रहा है। 3 से 8 यानी 5, 8 से 13 यानी 5, 13 से 18 यानी 5, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि 18 में 5 जोड़ा जाएगा, फिर तो यहां पे जो हम प्लस करेंगे 63 में, 63 में हमें प्लस कितना करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या है 45 और 18 कितना है, यहां एक सेकंड, 63 है, ठीक है। तो अब हम 5 यानी 18 और 5 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 23, यानी 63 और 23 हमें ऐड करना पड़ेगा, 63 और 23 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या हुआ 86। तो यहाँ पे जो नया डिजिट हमें आएगा, जो हमें ढूंढ रहे थे हम लोग 86, तो 86 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। 47 नंबर को देखते हैं हम लोग, 47 नंबर को देखते हैं हम लोग। 47 में 6 3 3 6 24, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या किया गया, 6 यानी 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, यानी क्या किया गया है 1/2 किया गया है, फिर गुना 1 किया गया है, यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, फिर क्या किया गया 2 से गुना, 3 दूनी 6, फिर क्या गया है 6 गुना 6 से 24, यानी 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, 24 गुना 5, 24 गुना 5 नहीं, 2 1 1 हाफ, फिर 1 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो जाएगा 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा 24 गुना 8, 24 गुना 8, 24 गुना 8 कीजिए तो 192 होगा। तो यहां पे नए नंबर क्या आएंगे, 192 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 192। तो 192 कहां पे है, ऑप्शन ए में आपके 192 है 47 नंबर का। तो 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब लास्ट आपका एक प्रश्न बचा हुआ है 48 नंबर, कितना 48 नंबर। यहां पे दिया गया है 7 10 16 28 डैश और 100। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस हुआ है, 7 से 10 यानी +3, 10 से 16 यानी +6, 16 से 28 यानी +12, यानी क्या हम देख रहे हैं कि 3 फिर +6 किया गया, फिर 12 किया गया, तो जाहिर सी बात है इस बार 24 किया जाएगा। कितना किया जाएगा 24, यानी 28 में क्या जोड़ा जाएगा, 28 में जोड़ा जाएगा 28 में जोड़ा जाएगा 24, 8 4 12 2 हाथ रल 1, 2 2 4 1 5 यानी 52। तो यहां पे नया नंबर क्या आएगा 52। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो आपके किस ऑप्शन में 52 है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो देखिए 52 है आपके डी में, तो ये आपके 48 का होगा, डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने लगभग आपको जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के थे 39 था जो हमने 39 कराया, और इसमें मुश्किल से 3 ऐसे प्रश्न, 2 से 3 ऐसे प्रश्न थे
यानी अगर तो कुल प्रश्न जो 5-5 नंबर वाले थे, कुल प्रश्नों की संख्या बोले तो कुल मिलाकर अगर टफ में हम गिनती करें तो 10 से 12 क्वेश्चन ही थे जो ज्यादातर टफ थे। ज्यादातर हद से ज्यादा आप कह सकते हैं कि 15 थोड़ा ज्यादा घुमाने फिराने वाले 15 प्रश्न थे। और 39 में अगर आप 15 माइनस करते हैं कि हम 15 प्रश्न छोड़ देते हैं तो 24 नंबर आपका बन जाता है। ठीक है, यानी 40%। ठीक, और आपको कितना लाना है? 27। जनरल और ओबीसी के लिए 27, तो 3 नंबर बच रहा है। और बाकी प्रश्न जो मैथ के हैं, आप 3-4 प्रश्न तो ऐसे होंगे ही होंगे जो इजी टाइप के होंगे, आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं करने के लिए, कोई भी चीज को नहीं करने के लिए 1000 बहाने करने के लिए एक ही बहाना काफी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे और मैक्सिमम प्रश्न आपको हमारे क्लास में कराया गया और जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया क्लास के नोट्स से, ठीक है, और हमने बुक भी आपको दिया था, तो उनको फायदा हुआ होगा, है ना। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करना, जो जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसे बैलेंस होकर करना पड़ता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सभी में हम बैलेंस करें, बैलेंस करके चलें बराबर तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम टाइम दें। और पहले ही हमने बोला था, कई लोग दुखी हो गए, पहले ही हमने बोला था कि जो प्रश्न आपको राउंड में आपको प्रश्न को सोल्व करना, पहले जो प्रश्न आप जानते हो वो कीजिए, दूसरा प्रश्न फिर आपको दूसरी अटेम्प्ट लीजिए, फिर तीसरे में आप ऑप्शन से लीजिए, फिर चौथे में आप इधर उधर से पूछिए, पांचवें राउंड में फिर जाइए, फिर आपको क्या करना है, नहीं आ रहा तो फिर पांचवें में लास्ट में रंग दीजिए जो भी रंगना है, क्यों निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा और जल्द ही मेरे समझ से एक से 2 वीक के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके ओएमआर सीट भी पब्लिश हो जाएंगे सीआरपीएफ की वेबसाइट पर। ओएमआर सीट जो आंसर की वाला है ना, आंसर की कह सकते हैं, ये आपको पब्लिश होगा 30 दिसंबर 2021, यानी अब समय कम है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।